अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम रेस्पायरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले रेस्पायरेटरी सिस्टम को समझने के लिए ज़रूरी है इंट्रोडक्शन। फर्स्ट पार्ट इज़ इंट्रोडक्शन के रेस्पायरेटरी सिस्टम क्या है और इसमें मेन जो प्रोसेस होता है वो कौन सा प्रोसेस है। रेस्पायरेटरी सिस्टम में जो मेन फंक्शन या प्रोसेस होता है दैट इज़ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन वो अमल है जिसमें इन्वायरमेंट और बॉडी टिश्यूज़ में गैसेस एक्सचेंज होता है, यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का तबादला या एक्सचेंज हमारे ओवरऑल बॉडी टिश्यूज़ और सेल्स में इन्वायरमेंट की एयर से चेंज होना, तबादला होना, इसे कहते हैं रेस्पायरेटरी सिस्टम। रेस्पायरेटरी सिस्टम दो टाइप का होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल रेस्पायरेटरी सिस्टम में जो गैसियस एक्सचेंज लंग्स में होता है इसे एक्सटर्नल रेस्पायरेटरी सिस्टम कहते हैं। और इंटरनल रेस्पायरेटरी सिस्टम यानी जो हमारी बॉडी में टिश्यूज़ में गैसियस एक्सचेंज होता है, यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होते हैं टिश्यूज़ और ब्लड वेसल्स के दरमियान, उसे इंटरनल रेस्पायरेटरी सिस्टम कहते हैं। इसके फेजेस रेस्पायरेटरी सिस्टम में दो फेजेस होती है। फर्स्ट इज़ इंस्पिरेशन एंड सेकेंड इज़ एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन को इन्हेलेशन भी कहा जाता है। इसमें हम इन्वायरमेंट से जो भी एयर होती है जो सांस के ज़रिए से अंदर दाखिल करते हैं या इसे अंदर लेते हैं, इसे इंस्पिरेशन कहा जाता है। इसी तरह एक्सपिरेशन यानी हमारी बॉडी से लंग्स के ज़रिए से गैस का बाहर खारिज होना, यानी बाहर निकाला जाना एक्सपिरेशन कहलाता है। जो एयर हम एक्सपिरेशन के ज़रिए बाहर खारिज करते हैं इसे एक्सपायर्ड एयर कहा जाता है। और जो एयर हम इन्वायरमेंट से मुंह और नाक के ज़रिए से अंदर लेते हैं इसे इंस्पायर्ड एयर कहते हैं। रेस्पायरेटरी सिस्टम को समझने के लिए हमें इसका स्ट्रक्चर यानी एनाटॉमी ऑफ रेस्पायरेटरी सिस्टम समझना ज़रूरी है कि रेस्पायरेटरी सिस्टम बनता किससे है और इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स अपना फेल अंजाम देते हैं। तो इसे समझने के लिए इसे दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, अपर रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट एंड लोअर रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट। अपर रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट को अपर रेस्पायरेटरी एयरवे भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कौन कौन से पार्ट आते हैं। अपर रेस्पायरेटरी सिस्टम में पहले आता है नोज़ जो कि हमारे फेस पर एक्सटर्नली प्रेजेंट होता है। नोज़ जो है एंटीरियरली बनता है हाइलिन कार्टिलेज से और पोस्टीरियरली बनता है, पोस्टीरियरली इसके होता है नेज़ोफेरेंजियल एरिया। इसका जो अपर पार्ट होता है यानी रूफ ऑफ नोज़ बनता है इथेमॉइड बोन से एंड फ्लोर ऑफ द नोज़ बनता है दैट इज़ फ्लोर ऑफ द नोज़, यानी माउथ की रूफ जो बनती है वो पैलेट से। हार्ड पैलेट एंटीरियरली होता है और सॉफ्ट पैलेट पोस्टीरियरली होता है। इसके लेटरल साइड में मैक्सिलरी बोन होती है दैट इज़ मैक्सिलरी बोन एंड मेडियली नेज़ल सेप्टम जो डिवाइड करता है नोज़ को दो नेज़ल कैविटीज़ में। नोज़ के फंक्शंस हम देखेंगे तो इसके तीन मेन फंक्शन होते हैं। एक तो वर्मिंग एक्शन होता है, यानी जो एयर हमारी नाक से अंदर जाती है तो इमेंस वैस्कुलरिटी, यानी नाक में बहुत ज़्यादा वैस्कुलरिटी होती है जिसकी वजह से एयर वार्म होके यानी गर्म होके हमारे अंदर दाखिल होती है। दूसरा है फिल्टरिंग या क्लीनिंग एक्शन। नोज़ में हेयर्स, छोटे छोटे से हेयर्स मौजूद होते हैं। जब हम इन्वायरमेंटल एयर अंदर खींचते हैं यानी इंस्पायर करते हैं तो बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स इसके साथ में अंदर जाते हैं। तो ये हेयर जो है ये एक रिफ्लेक्स एक्शन के ज़रिए से उसे बाहर एस्केप आउट करता है। इसका थर्ड फंक्शन है ह्यूमिडिफाइंग। नोज़ का इंटरनल जो एरिया होता है वो म्यूकस मेम्ब्रेन से बना होता है। तो जो भी एयर हम इंस्पायर करते हैं वो एयर उस म्यूकस की वजह से सैचुरेटेड होकर वाटर वेपर्स बन के अंदर जाती है। इसके बाद आता है माउथ का भी नोज़ और माउथ दोनों ऑलमोस्ट इंस्पिरेशन में दोनों एक्ट करते हैं, यानी
माउथ और नोज़ दोनों से एयर की एंट्री अंदर होती है। नोज़ के बाद आता है फेरिंग्स। फेरिंग्स को थ्रोट का पार्ट कहा जाता है, यानी इट इज़ अ पार्ट ऑफ थ्रोट। ये एक्सटेंड करता है बेस ऑफ स्कल से, यानी यहाँ से बेस ऑफ स्कल से तो C6 सर्वाइकल वर्टेब्रे तक। फेरिंग्स को समझने के लिए सिर्फ 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। वो इस बेस पे कि इसका अपर पार्ट जो है इसे नेज़ोफेरेंजियल एरिया कहते हैं। दिस पार्ट इज़ नेज़ोफेरेंजियल एरिया, जो कि ओपन होता है नोज़ में, यानी नोज़ ओपन एट फेरिंग्स। इस पार्ट को नेज़ोफेरेंजियल एरिया कहा जाता है। इसके बाद जो माउथ का एरिया होता है, यानी एंटीरियरली फेरिंग्स के माउथ होता है, माउथ ओपन होता है पोस्टीरियर जिस एरिया में फेरिंग्स के इट है, यानी दिस एरिया, इसे ओरोफेरेंजियल पार्ट कहा जाता है। इसके बाद आता है लैरिंजियोफेरिंक्स एरिया, यानी लैरिंक्स स्टार्ट होता है यहाँ से यहाँ तक। तो इस पार्ट को लैरिंजियोफेरिंक्स एरिया कहते हैं, जो कि C3 से C6 तक होता है। फेरिंग्स की लेंथ होती है 10 to 12 सेंटीमीटर। फेरिंग्स के फंक्शन देखेंगे ऑलमोस्ट सेम होते हैं नोज़ के। एक तो एयरवे प्रोवाइड करता है, ह्यूमिडिफाई करता है, फिल्टरिंग करता है, और एक एयर पैसेज प्रोवाइड करता है। यहाँ पर हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के पार्ट्स कंप्लीट होते हैं। अब देखेंगे हम लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। सॉरी, इसमें लैरिंग्स भी इंक्लूडेड है। लैरिंग्स को देखेंगे हम तो लैरिंग्स शुरू होता है C3 से C6 तक। इसमें वोकल कॉर्ड भी मौजूद होता है, जो कि वॉइस प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लैरिंग्स के अपर मोस्ट पार्ट पर पाया जाता है एपिग्लॉटिस। दिस इज़ एपिग्लॉटिस एंड दिस इज़ ग्लॉटिस। तो जब खाना खाने का प्रोसेस होता है या हम खाना खाते हैं तो लैरिंजियल मूवमेंट ऐसी होती है कि लैरिंग्स ऊपर की तरफ मूव होता है, मूव होके वो दिस पार्ट एपिग्लॉटिस से इतना क्लोज हो जाता है कि एयर जो एंट्री है, यानी आगे जो ट्रैकिया में कंटिन्यू होता है लैरिंग्स, वो क्लोज हो जाता है। यानी जो भी फूड हम इंगल्फ करते हैं वो एयर पैसेज में ना आने पाए, यानी इसकी मूवमेंट लैरिंग्स की ऐसी होती है कि क्लोज एपिग्लॉटिस के ज़रिए से इसका दरवाजे को बंद कर देता है। यानी यहाँ से जो भी फूड हम इंटर करते हैं वो इस एरिया में नहीं आ पाता। इसके एग्जैक्टली पोस्टेरियरली इसोफेगस मौजूद होता है। लैरिंग्स का अपर पार्ट बनता है रूट ऑफ टंग से, एंड लोअर पार्ट जो होता है कंटिन्यू होता है ट्रैकिया से। एंटीरियरली इसके नेक मसल्स मौजूद होते हैं, पोस्टीरियरली इसोफेगस एंड वर्टेब्रल कॉलम होता है C3 से C6 तक। इसका ब्लड सप्लाई देखेंगे तो लैरिंजियल आर्टरी, लैरिंजियल वेन होता है, वेगस नर्व होती है। दैट्स ऑल। दिस इज़ वोकल कॉर्ड। दिस एरिया इज़ वोकल कॉर्ड। यहाँ पे वोकल कॉर्ड मौजूद होते हैं। अब आगे हम देखेंगे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आता है ट्रैकिया, ब्रोंकाई, एल्वेलाई एंड एल्वेलर सैक, लेफ्ट राइट लंग एंड लेफ्ट लंग एंड प्लूरा। तो सबसे पहले हम देखेंगे ट्रैकिया। ट्रैकिया लैरिंग्स से कंटिन्यू होके एक्सटेंड करता है T5 तक, यहाँ T5 तक। T5 पे ये बाइफर्केट होके प्राइमरी ब्रोंकस बनाता है लेफ्ट एंड राइट। तो ट्रैकिया जो होती है इसकी लेंथ होती है 10 to 11 सेंटीमीटर, और इस पे क्रिकॉइड कार्टिलेज, सी शेप क्रिकॉइड कार्टिलेज मौजूद होते हैं, और इसमें मसल्स जो होते हैं वो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू, फाइब्रस इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, और सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियल सेल से ये बना होता है। दिस इज़ द सी शेप ऑफ क्रिकॉइड कार्टिलेज। पोस्टीरियरली
ट्रैकियालिस मसल्स है एंड दिस इज इसोफेगस है। ठीक है, ये जो सी शेप रिंग है, सी शेप जो रिंग होती है 16 से 20 होती है काउंटिंग में ओवरऑल लेंथ ऑफ ट्रैकिया में। इसका स्ट्रक्चर हम इस तरह देखेंगे। दिस इज़ थायराइड कार्टिलेज। अपर मोस्ट पार्ट जो होता है वो थायराइड कार्टिलेज से बना होता है। इसकी जो 2 प्लेट्स होती है ये मिलके यहाँ पर एडम्स एप्पल बनाती है, जो कि हम यहाँ पर फील कर सकते हैं। थायराइड कार्टिलेज कंटिन्यू नीचे जाता है और बनाता है, नीचे कंटिन्यू होके ट्रैकिया में क्रिकॉइड कार्टिलेज होता है। दिस इज क्रिकॉइड कार्टिलेज। थायराइड कार्टिलेज, क्रिकॉइड कार्टिलेज जिस लिगामेंट से कनेक्टेड होते हैं, नहीं जुड़े होते हैं, एंड दे कैन मूव इजीली, स्लाइटली दे मूव व्हेन इंस्पायर्ड एयर एंटर इनटू द बॉडी और लंग्स। दैट लिगामेंट इज क्रिकॉइड लिगामेंट, यानी इसका नाम क्या है, क्रिकॉइड लिगामेंट होता है। आगे ये दिस इज ट्रैकिया एंड दिस इज सी शेप रिंग्स, सी शेप रिंग। तो इस सी शेप रिंग, जो सी शेप रिंग बनी होती है वो होती है ट्रैकियल कार्टिलेज से। ट्रैकियल कार्टिलेज से इसे ट्रैकियल रिंग भी कहा जाता है। और सेकेंड जो दिस पार्ट इज कंटिन्यू ट्रैकिया, इसे क्रिकॉइड लिगामेंट कहते हैं। ब्लू से मैंने इसको डिफाइन किया है, क्रिकॉइड लिगामेंट कहा जाता है। आगे हम देखेंगे। अच्छा, ट्रैकिया के एनाटॉमी अगर हम देखेंगे तो अपर पार्ट में ये इसके लैरिंग्स मौजूद होता है, लोअर पार्ट में लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकस होता है, एंटीरियरली आर्च ऑफ एवोर्टा होता है, अपर पार्ट ऑफ थायराइड ग्लैंड होता है एंड स्टर्नम होता है। पोस्टेरियरली इसके इसोफेगस होता है और इसको जो ब्लड सप्लाई होता है